Good morning, students. Welcome to your online classes. Today, we read about agriculture. What is agriculture? हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं कि एग्रीकल्चर से हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन्स ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमारे खाने के लिए उपयोगी हैं वो ग्रो करते हैं, जिसे हम लोग कृषि बोलते हैं, खेती बोलते हैं। नाउ वी लेट्स स्टार्ट। Gurpreet, Madho and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and that had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour. गुरप्रीत, माधव और टीना गांव में जब जा रहे थे तो उन्होंने एक किसान को टिलिंग लैंड मीन्स खेत जोतते हुए देखा। किसान ने उन्हें बताया कि वो गेहूं को उगाने जा रहा है, व्हीट मीन्स गेहूं को उगाने ग्रो करने जा रहा है, उसमें कुछ मैन्योर मीन्स खाद मिलाएगा जिससे कि लैंड ज़मीन जो है वो फर्टाइल हो जाएगी और बाद में वही गेहूं मंडी में बेचा जाता है, ले जाया जाता है और जहां पे उसकी अच्छी कीमत मिलती है और मंडी से वो फैक्ट्रीज़ में जाता है जहां ब्रेड और बिस्किट बनाने के काम आता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू a finished product involve three types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, पूरा एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनने में, मीन्स गेहूं से ब्रेड और बिस्किट तैयार करने में, इनके बीच में 3 प्रोसेस में ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आपको ये 3 प्रोसेस क्या क्या हैं हम लोग देखते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज connected with extraction and production of natural resource. प्राइमरी एक्टिविटीज़ के में सारी वो प्रोसेस आता है जिसमें एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करो मतलब उसका उत्पादन करो, और एक्सट्रैक्शन मीन्स निकालो, जैसे गेहूँ उगाया और गेहूँ के खेतों से या गेहूँ के पौधे से गेहूँ को निकाला गया ऑफ नेचुरल रिसोर्स से, तो ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ आती है। एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। एग्रीकल्चर मीन्स खेती में यही काम होता है, उगाओ और उसके बाद निकाला जाता है फसल से उस चीज़ को, जिस चीज़ को उगाया गया। फिशिंग में वही होता है, मछलियाँ पाली जाती हैं फिर वहाँ पानी से निकाली जाती हैं। गैदरिंग, शिकार में भी ऐसे ही होता है। तो ये सारे हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जांपल हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। सेकेंडरी में कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोसेसिंग का काम होता है, जैसे कि स्टील बनाई जाती है, ब्रेड बनाई जाती है, क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, बुने जाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बना के तैयार करना, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का काम होता है। टर्सरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। और टर्सरी एक्टिविटीज़ अपनी सर्विस प्रोवाइड करके प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज़। जैसे कि ट्रांसपोर्ट अब हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कैसे करेगी, गेहूँ निकाला गया खेतों से फैक्ट्री तक पहुँचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। माल बन गया, उसको दुकानों तक, पब्लिक तक सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसपोर्ट हमारा टर्सरी एक्टिविटीज़ हो गया। ट्रेड भी बिजनेस और व्यापार हो गया। बैंकिंग से पैसे की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग कोई भी चीज़ ग्रो कर रहे हैं या फैक्ट्री में बना रहे हैं तो हमें मनी की ज़रूरत होती है, तो ये बैंकिंग का काम हो गया। इंश्योरेंस मीन्स उसकी सुरक्षा के लिए बीमा करना। एडवर्टाइजिंग, किसी भी चीज़ के बारे में पता तब चलता है हमें कि कोई चीज़ मार्केट में आई है जब तक उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं होती, तो एडवर्टाइजिंग से हमें उस चीज़ के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें टर्सरी एक्टिविटीज़ में। प्राइमरी में हो गया किसी भी चीज़ को ग्रो करना, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर करना और टर्सरी काम हो गया हेल्प करना, सर्विसेज प्रोवाइड कराना।
Agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock. In the world, 50% of persons are engaged in agricultural activity. Two-thirds of India's population is still dependent on agriculture. वर्ल्ड का 50% पीपल एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और इंडिया के 2/3 पॉपुलेशन मतलब आधे से भी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. फेवरेबल topography of soil and climate are vital for agricultural activity. The land on which the crops are grown is known as arable land. In the map you can see that agricultural activity is concentrated in those regions of world where suitable factors for the growing of crops exist. Favorable topography means ज़मीन उसके अनुकूल होनी चाहिए, जिससे ज़मीन की मिट्टी और ज़मीन उसके अनुकूल होनी चाहिए खेती के. एंड क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, तब एग्रीकल्चर के अच्छा ही होती है. द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, और जो जिस लैंड पे हमें क्रॉप्स ग्रो करनी है वो लैंड फर्टाइल होनी चाहिए. एरेबल कृषि के योग्य होनी चाहिए. एरेबल लैंड मीन्स कृषि योग्य होनी चाहिए. और मैप में आप ये देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी वर्ल्ड के किन किन क्षेत्रों में होती है. उन्हीं जगहों पे होती है जहाँ पे ऐसे फैक्टर्स मौजूद होते हैं, सुटेबल फैक्टर्स क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए मौजूद होते हैं. मतलब अच्छी लैंड हो, सॉइल अच्छी हो, क्लाइमेट अच्छा हो, तब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अच्छे से हो पाती है. दिया है वर्ड ओरिजिन. The word agriculture is derived from Latin word ager और agri. Latin word ager या agri से ये word लिया गया है, जिसका means होता है soil and culture means होता है cultivation और tilling of soil means उसकी जुताई करना. तो एग्रीकल्चर में क्या हम लोग करते हैं, खेती के टाइम पे पहले मिट्टी की जुताई की जाती है, फिर बीज बोते हैं. तो वही चीज़ कि सॉइल और सॉइल के कल्टीवेशन जुताई एग्रीकल्चर का मीनिंग हो गया. नेक्स्ट मैप दिया है और मैप में ग्रीन कलर से जो एरियाज़ दिए हैं वो हमारे एग्रीकल्चरल एरियाज़ हैं कि किन किन पार्ट्स में कैसे खेती होती है. इंडिया का देखो काफ़ी सारा पार्ट्स है और इसके बाद पूरे वर्ल्ड के कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं मैप में. दिया है नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं. यहाँ कई सारे वर्ड दिए हैं, उनकी मीनिंग्स लगा के बताई गई है. एग्री प्लस कल्चर, तो एग्री प्लस कल्चर से बन गया एग्रीकल्चर. द साइंस ऑफ एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक. मतलब सॉइल को कल्टीवेशन जुताई करने की कला, रेजिंग क्रॉप्स फसलों को उगाना, एंड रियरिंग लाइव स्टॉक जानवरों को पालना जो है वो एग्रीकल्चर कहलाता है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड फार्मिंग, और इसके साथ ही इसे फार्मिंग मीन्स खेती भी कहते हैं. से नेक्स्ट दिया था वर्ड सेरी प्लस कल्चर, वर्ड बन गया सेरीकल्चर. कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर. सिल्क वॉर्म मतलब रेशम के कीड़ों से, कॉमर्शियल रेयरिंग उनको पालना मतलब रेशम के कीड़ों को पालना और उनसे किसान अपनी इनकम को सप्लीमेंट्स पूरा करने का एक दूसरा साधन है. सप्लीमेंट बोलते हैं किसी एक चीज़ को का दूसरा कोई सब्सटीट्यूट मतलब दूसरा कोई उपाय. जैसे किसान की इनकम खेती से तो हो ही रही है लेकिन उसकी इनकम इस भी चीज़ से होती है, तो ये दूसरा उपाय हो गया. ये किसान की इनकम बढ़ाने का दूसरा उपाय है. नेक्स्ट दिया है पीसी प्लस कल्चर, वर्ड बन गया पीसी कल्चर. ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड्स. टैंक या पॉन्ड्स में फिश को ब्रीड करना मीन्स पालना. नेक्स्ट वर्ड है विटी प्लस कल्चर. विटीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की खेती. हॉर्टी प्लस कल्चर, वर्ड बन गया हॉर्टिकल्चर. ग्रोइंग वेजिटेबल्स मतलब वेजिटेबल्स उगाना, फ्रूट्स और फ्लावर्स उगाना फॉर कॉमर्शियल यूज, बेचने के पर्पज से. दिया है फर्म सिस्टम. फर्म सिस्टम क्या है. एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम. द इम्पॉर्टेंट इनपुट आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर. और इम्पॉर्टेंट इनपुट, इनपुट का मतलब होता है जो चीज़ें डाली जाती हैं. हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं और उसमें इनपुट आउटपुट पढ़ते हैं. इनपुट मीन्स जो चीज़ डाली जाए और आउटपुट मीन्स जो हमें निकल के आए. तो डालते क्या क्या हैं, डालने के लिए दिया इम्पॉर्टेंट इनपुट आर सीड्स मतलब बीज. बीज तो हमें समझ में आ रहा है कि डाल दिया. फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र भी डालते हैं क्योंकि हमारी फर्टिलिटी
सॉइल की अच्छी हो जाए। मशीनरी भी इनपुट का ही काम करती है, क्योंकि अगर मशीन में डालेंगे नहीं तब तक अच्छा मटेरियल बाहर बन के नहीं तैयार होगा। एंड लेबर भी हमारा इनपुट का काम करता है, क्योंकि अगर लेबर हमारा नहीं लगेगा, वर्कर अगर हमारा नहीं लगेगा तो चीज़ें बनने में आसानी से नहीं बन पाएंगी। देखो ऊपर वाले सिस्टम में पिक्स में दिया है द फर्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल लैंड। फर्म सिस्टम में क्या क्या ज़रूरत होती है? इनपुट में हमारी मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स, और प्रोसेसिंग के लिए प्लॉइंग, सोइंग एंड स्प्रेइंग, मतलब जुताई, सोइंग मीन्स बोना, जो पहले खेत को जोता जाता है फिर बोया जाता है, और स्प्रे मीन्स पानी स्प्रे किया जाता है, और आउटपुट में हमारी फसल बन के तैयार होती है। और इधर दिया है फिजिकल एंड ह्यूमन फ्रॉम इनपुट्स। फिजिकल और ह्यूमन क्या है? फिजिकल इनपुट में देखो दिया है सनशाइन, सनलाइट मिलनी चाहिए, रेनफॉल होनी चाहिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, सॉइल होनी चाहिए अच्छी, और स्लोप हल्की सी ढाल भी होनी चाहिए। ह्यूमन इनपुट्स क्या है? ह्यूमन क्या क्या इनपुट कर सकता है? स्टोरेज मीन्स चीज़ों को स्टोर करना उसका काम होता है, लेबर अपनी मेहनत करना, मशीनरी का यूज़ करना, और केमिकल्स का यूज़ करना। तो ये ह्यूमन इनपुट हो गए। आगे दिया है सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग। कुछ कार्य भी करे जाते हैं, जैसे कि प्लगिंग खेत की जुताई करना, सोइंग मीन्स बुआई करना, इरिगेशन मीन्स सिंचाई करना, वेडिंग मीन्स निराई करना, और हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई करना। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट। और हमें उसके बाद आउटपुट जो मिलता है, क्रॉप्स मीन्स फसल बन के तैयार होती है। अगर हम लोग जानवर पाल रहे हैं तो उसमें आउटपुट हमें ऊन मिलेगी, डेयरी प्रोडक्ट मिलेंगे, मिल्क मिल जाता, मीट मिल जाता, और पोल्ट्री प्रोडक्ट जो बीज टाइप के या पोल्ट्री में मीन्स बोल सकते हैं जैसे मुर्गी उर्गी पालन है, इस टाइप की चीज़ें। दिया है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, दीज आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। फार्मिंग जो है वो कई तरीक़ों से की जाती है। जोग्राफिकल फीचर्स उसके लिए ज़रूरी होते हैं, प्रोड्यूस किसी भी प्रोडक्ट की मांग कितनी है, डिमांड कितनी है, ये चीज़ डिपेंड करती है, लेबर उसमें कितना चाहिए, और टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरत है। इसके अकॉर्डिंग इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक कॉमर्शियल फार्मिंग। साइड में दिया है इंटरेस्टिंग फैक्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? इस दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ केमिकल। इसमें केमिकल्स की जगह हम लोग लैंड को फर्टाइल करने के लिए नेचुरल पेस्टिसाइड मीन्स जो इससे कीड़े ना लगे ऐसे पेस्टिसाइड्स, और मैन्योर मीन्स खाद नेचुरल यूज़ करते हैं। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। और फसलों को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स मतलब फसल को बढ़ाने के लिए कोई भी नया तरीका, कोई भी जेनेटिक तरीका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। दिया है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। इस टाइप की फार्मिंग में केवल किसान की आवश्यकताएं, उसके परिवार की आवश्यकताएं ही पूरी होती हैं। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। छोटा इसमें ज़्यादातर कम अच्छे लेवल की मतलब बहुत कम लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, और हाउस होल्ड लेबर और घर का परिश्रम यूज़ होता है, मतलब किसान खुद अपने आप सब कुछ करता है, और ऐसे में जो प्रोडक्ट निकल के आते हैं, आउटपुट निकल के आता है, वो बहुत कम निकल के आता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसको भी दो टाइप में डिवाइड है, एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और दूसरी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। ये देखते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्या होता है। In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. एक छोटी सी जगह में, एक छोटी सी ज़मीन में फार्मर क्या करता है, अपने औजारों के थ्रू और ज़्यादा परिश्रम करके फसल को उगाता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। और उसी ज़मीन में एक से ज़्यादा चीज़ें वो अच्छी, जब उसका क्लाइमेट अच्छा होगा, सनलाइट अच्छी मिल रही होगी, लैंड फर्टाइल होगी,
तो एक से ज़्यादा चीज़ें उगा लेता है। राइस इज़ द मेन क्रॉप, चावल उसकी मेन फसल होती है। अदर क्रॉप्स में वो व्हीट, गेहूँ, मेज़, मक्का, पल्सेस दालें और ऑयल सीड्स जिनसे तेल निकाला जा सकता है, जैसे सरसों है, मूंगफली है, इस टाइप की चीज़ें। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मानसून रीजन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो है वो हमारे साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट एशिया में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी बस्ती है, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज जो हैं वहाँ पे, और कब मानसून सीज़न में या मानसूनी क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है उसमें हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन आती है और नोमैडिक मीन्स आते हैं जो हमारे आदिवासी लोग हैं वो जानवर को पालते हैं, तो नोमैडिक आदिवासियों के द्वारा जानवरों को पालना। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा एग्रीकल्चर हमारी दो टाइप में डिवाइड थी, एक सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में और दूसरी थी हमारी कॉमर्शियल फार्मिंग में। सब्सिस्टेंस अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, मतलब और फिर से प्रिमिटिव भी दो पार्ट्स में हो गई, जिसमें शिफ्टिंग और नोमैडिक हर्डिंग आ गई। नेक्स्ट हम लोग पहले डू यू नो देख लेते हैं। डू यू नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग के नाम से, मैक्सिको में मिल्पा के नाम से, ब्राज़ील में रोका और मलेशिया में लाडांग के नेम से। नेक्स्ट आते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो अमेजन बेसिन के, अफ्रीका के रीजन में और साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है। दीज आर द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेबल। यहाँ पे भारी वर्षा होती है और बहुत तेज़ी से कोई भी चीज़ों को रीजनरेट मीन्स दोबारा पैदा किया जा सकता है। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them। और प्लॉट जो ज़मीन होती है उसको पेड़ों को गिरा के, काट के, उन्हें जला के खाली कर लिया जाता है। द ashes are then mixed, और उसकी राख को वहाँ मिक्स किया जाता है विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, यम, पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रोन। और उसके बाद उसी ज़मीन में हम लोग बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे मक्का, यम होता है एक टाइप की फसल होती है जिसको हिंदी में रतालू बोलते हैं, पोटैटोज़ आलू हो गया, कसावा हमारा हो गया, कसावा की भी खेती होती है। ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट दिया है आफ्टर द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टाइल। और जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, द लैंड इज़ अबंडेंट एंड द कल्टिवेटर मूव टू अ न्यू प्लॉट। और उस ज़मीन को छोड़ के कल्टिवेटर्स दूसरे ज़मीन को ढूंढने चल देता है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज़ आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसीलिए इसको स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न मीन्स फसलों को उगाया, काटा, और जब लैंड की और उनकी बची हुई चीज़ों को वहीं जलाया, खेती की और लैंड नहीं बची तो दोबारा दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ फसलों को उगाएंगे, काटेंगे और जो चीज़ें बचती हैं फिर से उनको जला देंगे। जब तक उनका काम चलता है वो जगह भी बदलते जाते हैं। तो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हो गई। यह था नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग इज़ द प्रैक्टिस इज सेमी एरिड और एरिड रीजन ऑफ सहारा, Central Asia and some part of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir। नोमैडिक हर्डिंग जो है वो सहारा के सेमी एरिड रीजन में और सेंट्रल एशिया में और इंडिया के भी कुछ पार्ट जैसे राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स। इस टाइप की फार्मिंग में हर्ड्समैन मीन्स जो लोग जानवरों को पालते हैं, चरवाहे जिन्हें बोलते हैं, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को उनके चारे और पानी के लिए कुछ निश्चित जगहों पे कुछ निश्चित रास्तों से ले जाते हैं, घूमते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन।
इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स मीन्स हो गई बाधाएं, जो मुसीबतें आती हैं उसमें उनको उनको क्लाइमेट से रिलेटेड मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, और ज़मीन से रिलेटेड भी मुश्किलों का सामना, क्योंकि कहीं की ज़मीन तो प्लेन उनको मिल गई फील्ड के, कहीं पे माउंटेन एरियाज़ हैं, कहीं हिली एरियाज़ हैं, तो ऐसी और प्लेट्यूज भी हैं, तो और साथ में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे मरुस्थल भी हैं, तो इस टाइप की ज़मीनों को का सामना भी करना पड़ता है। सीप, कैमल, याक एंड गोट आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। इसमें हमारे सीप, कैमल, याक और गोट रियर किए जाते, पाले जाते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। हाइड्स मीन्स होता है अपना चमड़ा, अपनी स्किन देना, तो ऐसी सारी चीज़ें वो हर्डर्स और उनकी फैमिलीज को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट था कॉमर्शियल फार्मिंग। इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड for sale in market. The area cultivated and the amount of capital used is large. Most of work is done by machine. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. Commercial farming में animals हो या crops हो, उनको बड़ी मात्रा में रियर किया जाता है, मार्केट में बेचा जाता है, इसके लिए पैसा भी ज़्यादा लगता है, मशीनों का यूज़ होता है, और इस टाइप की फार्मिंग में खेती अनाज की भी की जाती है, मिक्स खेती भी की जाती है, और बड़े बड़े पेड़ टाइप की प्लांटेशन की भी खेती होती है। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस. व्हीट एंड मेज आर कॉमन कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स. इसमें व्हीट और मेज मतलब गेहूं और मक्का दो फसलें ऐसी हैं जिनको ज़्यादा कॉमर्शियली तरीके से उगाया जाता है. मेजर एरियाज वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पे इस टाइप की फार्मिंग की जाती है. दीज एरिया आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फर्म स्प्रेडिंग ओवर 100 ऑफ हेक्टेयर्स. ये एरिया बहुत दूर दूर बसे हुए लोगों से बसे हैं, मतलब वहाँ पे बहुत कम बस्ती है और वहाँ सैकड़ों हेक्टेयर में ऐसे फर्म फैले हुए हैं. सेवर विंटर रेस्ट्रिक्ट ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन. और साथ ही में वहाँ ठंड जो है वो फसलों को उगने में रेस्ट्रिक्ट मीन्स बाधा डालती है, इसलिए साल में केवल एक ही फसल उगाई जाती है. इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक. मिक्स्ड फार्मिंग में हम लोग जो फूड ग्रो करते हैं, साथ ही में फूडर क्रॉप कुछ चारे वाली फसलों को ग्रो करते हैं और पशुपालन किया जाता है. रियरिंग लाइव स्टॉक मीन्स जानवरों को पालते हैं. इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. Then their plantation are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton are grown. जहाँ पे चाय, गन्ना और कैशू हो जाता, कहवा बोलते हैं हम लोग, रबर, बनाना और कॉटन की फसलें उगाते हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, यहाँ पे लेबर ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है, कैपिटल और रिक्वायर्ड पैसे भी ज़्यादा लगते हैं. द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फर्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज. और प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूस होने के बाद उन्हें पास की ही फैक्ट्री में ले जाया जाता है. द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग. और इस फार्मिंग के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फसल के बाद चीज़ों को ले जाना पड़ता है फैक्ट्रीज़ में. मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड. ये हमारे वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है. रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका are some examples. दिया है मेजर क्रॉप. A large variety of crops are grown to meet the requirement of growing population. Crops also supply raw materials for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize and millets. जो हमारी पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स में ज़रूरतें पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके की लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग तरीके की फसलें उगाते हैं. क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स. क्रॉप्स में रॉ मटेरियल्स की ज़रूरतें होती हैं,
जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा, मिलेट्स, बाजरा जैसी फसलों को उगाने के लिए। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स, और इसमें जूट और कॉटन जैसी फाइबर क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप मीन्स, बेवरेज मीन्स हो गया जो पीने वाली फसलें होती हैं, जैसे कि टी और कॉफ़ी। दिया है राइस। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन की स्टेपल मीन्स मुख्य फसल है, मुख्य खाने वाली फसल है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इसको हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की ज़रूरत होती है। इट ग्रोज बेस्ट इन एल्यूवियल क्ले सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। एल्यूवियल क्ले सॉइल चाहिए होती है जो कि जिसमें पानी भरपूर मात्रा में बना रहे, पानी जो एब्जॉर्व करती रहे। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का, उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट में होता है। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स ईयर आर ग्रोन। और अच्छे क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में एक से ज़्यादा फसलें, 2-3 फसलें हमारी उगाई जा सकती हैं। दिया है wheat requires moderate temperature and during rainfall during growing season and bright sunshine at time of harvest। रेन के लिए हमें मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा। मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल की ज़रूरत होती है, और ब्राइट सनशाइन, चमकदार धूप होनी चाहिए इसकी कटाई के टाइम पे। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, और इसके लिए हमें बेस्ट वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होती है। एंड व्हीट इज़ ग्रोन इंटेंसली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। इंडिया में ये विंटर के टाइम पे। मिलेट्स हमारा हो गया मोटे अनाज। दे आर आल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन, इन्हें मोटा अनाज भी कहते हैं। एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल, ये बालुई मिट्टी पे या कम फर्टाइल मिट्टी पे भी उगाए जा सकते हैं। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप, ये हार्डी क्रॉप्स होता है जैसे दैट नीड्स लो रेनफॉल, जिसमें कम बारिश की ज़रूरत होती है, एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, और मॉडरेट टेम्परेचर की एडिक्वेट रेनफॉल, नॉर्मल रेनफॉल में भी उगाए जा सकते हैं। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में ज्वार, बाजरा और रागी की फसलें उगाई जाती हैं। अदर कंट्रीज आर नाइजर, चाइना एंड नाइजीरिया। नाइजीरिया और चाइना में भी ये उगाई जाती हैं। मेज मीन्स मक्का। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल, अ लॉट्स ऑफ सनसाइन। मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल और अच्छी सनसाइन की ज़रूरत होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे पानी मिले भी और क्या हो, निकलता भी रहे। ड्रेन मीन्स पानी बह के निकलता भी रहे। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। नेक्स्ट दिया है कॉटन। कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 frost free days and bright sunshine for its growth। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, कॉटन के लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लाइट रेनफॉल, बहुत हल्की बारिश होनी चाहिए, और कम से कम 210 डेज तक फ्रॉस्ट फ्री, कोहरा ना पड़े, मतलब अच्छी चमकदार धूप निकले, ऐसी जगहों पे कॉटन ग्रो करता है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल, ये बेस्ट ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल में अच्छा ग्रो करता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये मेन रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट है जूट। जूट वॉट आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। इट ग्रोज वेल ऑन एल्यूवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए एल्यूवियल सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हैवी रेनफॉल होनी चाहिए, और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, ह्यूमिड। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन in the tropical areas. India and Bangladesh are the leading producer of jute. नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होती, मतलब चिकनी मिट्टी चाहिए होती। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप।
पहाड़ी ढाल वाली जो एरियाज़ हैं वहाँ पे वो इसकी कॉफ़ी की ग्रो के लिए अच्छे होते हैं। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राज़ील सबसे नंबर 1 पे है इसके प्रोडक्शन में और सेकंड नंबर पे कोलंबिया देन इंडिया। टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। इसकी प्लांट्स लगा के खेती होती है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट। इसके लिए ठंडा मौसम चाहिए होता है एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल और अच्छी बारिश होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव। इसकी कोमल पत्तियों को उगाने के लिए। टेंडर मीन्स मुलायम कोमल पत्तियों के लिए। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। अच्छी वेल ड्रेन्ड लोमी मीन्स चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, पानी को रोकने वाली चिकनी मिट्टी। जेंटल स्लोप, अच्छा ढाल होना चाहिए, मतलब पानी ज़रूरत के हिसाब से रुके और बाकी निकल जाए। लेबर इन लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। और पत्तियों को चुनने के लिए ज़्यादा मात्रा में लेबर चाहिए होते हैं। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। नाउ द नेक्स्ट part of this lesson we read in next video. So thank you class.